लेक्चर किसने रिकॉर्ड करने? हेलो, लेक्चर कौन रिकॉर्ड करेगा? आपने ज्वाइन कर लिया? क्या रोल है पैराग्राफ का? 2120। ठीक, वो तो नहीं लगा है। उठाओ उसको। और किसी के पास लैपटॉप नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है? पीछे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल खाली कमरे में बैठा हुआ हूँ। तो फिर आवाज सही नहीं आ रही। इसका मतलब क्या इशू है यार आपके साथ? आप सही आ रही है? किस तरह से तरह। इकराम ने ज्वाइन किया है, रोल नंबर 20। लेक्चर कौन रिकॉर्ड करेगा? हेलो, कोई भी नहीं? चलिए हम ये शुरू करते हैं। नेक्स्ट आर्टरेटिव मेथड है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जैकोबी मेथड। इससे पहले हमने 3 ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन टेक्निक्स पढ़ी हैं, डोलिटल मेथड, क्राउड्स मेथड और चुलस्की मेथड। इन तीनों मेथड्स में हम मैट्रिक्स ए को, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट को ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में डिकम्पोज इस तरीके से करते हैं कि अगर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो हमें दोबारा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट मिल जाए। ठीक है ना बात? लेकिन वो तीनों डायरेक्ट मेथड्स थे। अब जो हम मेथड स्टार्ट करने लगे हैं, जैकोबी मेथड, ये एक आइटरेटिव मेथड है। यहाँ से जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा, इसमें एरर होगी। ठीक है? इस मेथड में अगर स्लाइड नजर आ रही है आपको, जी सर। जी सर। इसमें आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो उसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, और मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट जो है ए, उसके डायगोनल में 0 एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है? डायगोनल में 0 एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए के डायगोनल में 0 एलिमेंट है तो आप इक्वेशंस की तरतीब को चेंज कर दें।
ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे ले आए, नीचे वाली को ऊपर ले जाए, इस तरीके से, तो डायगोनल में से 0 खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना बात? जी सर। अभी देखिए ये जो सिस्टम आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी पहली इक्वेशन में डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? A11 और दूसरी में? A22 अगर मैं दूसरी को पहली की जगह पर ले जाऊं तो डायगोनल एलिमेंट क्या बनेगा? A21। और दूसरे में A12। तो इक्वेशंस की तरतीब चेंज करने से डायगोनल एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर गिवन सिस्टम में डायगोनल में 0 आ रहा है तो आप इक्वेशंस की तरतीब को चेंज कर दें, तो सिस्टम में जो डायगोनल में 0 था वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात? हेलो, ठीक है जी। जी अच्छा, इसको छोड़ दें जरा, ये आपसे related नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं, ये हमने एक 3x3 सिस्टम लिए मेथड को डिस्कस करने के लिए। पहले मैंने एक n by m ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था, तो ये मैंने 3 इक्वेशन ऑर्डर मैट्रिक्स लिए, सिस्टम लिया है। ठीक है, इसमें 3 इक्वेशंस है। तो सबसे पहले देखें क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो आपको गिवन सिस्टम हो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है, पहली बात तो वही है कि 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपका डायगोनल एलिमेंट इक्वेशन के बाकी तमाम एलिमेंट्स के सम से बड़ा होना चाहिए। पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट क्या है? बोले शाबाश जरा जल्दी से। A13। आपका A1 जो है वो A12 और A13 के सम से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? दूसरी इक्वेशन में डायगोनल एलिमेंट क्या है? A22। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो A21 है और A23 है। तो A22 जो है वो A21 और A23 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? जी सर। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन अगर आप देखें, A33 है उसमें डायगोनल एलिमेंट, तो A33 जो है वो A31 और A32 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इसको कहते हैं डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम। अगर डायगोनल एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स के सम से बड़े हों तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम जो है ये डायगोनली डोमिनेंट है। क्लियर? अगर आपका सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट होगा तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज मे और मे नॉट बी। क्लियर? जी सर। जी सर। अगर आपका सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट होगा तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा लाजमी, अदरवाइज मे और मे नॉट बी। तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप गिवन सिस्टम को डायगोनली डोमिनेंट बनाएंगे। बनाने का तरीका सिर्फ यही है कि इक्वेशंस की तरतीब को चेंज करके आप डायगोनल एलिमेंट को बाकी एलिमेंट्स के सम से बड़ा कर दें। क्लियर? क्लियर? उसके बाद जब आपकी इक्वेशन सिस्टम जो है डायगोनली डोमिनेंट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, से आपने जो सिस्टम लिया है पहले से ही डायगोनली डोमिनेंट है। ठीक है ना? ये जो मैंने सिस्टम यहाँ पे 3x3 लिया है ये पहले से ही डायगोनली डोमिनेंट है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्री को लेफ्ट साइड पे रखना है और बाकी सबको राइट साइड पर ले जाना है। तो क्या बनेगा? B1 माइनस A21 x2 माइनस A13 x3, और जो x1 का कोएफिशिएंट है उसको भी फिर राइट साइड पर ले जाना है। क्लियर? जी सर।
ये आपको बात समझ आ गई है जो मैंने अभी लिखी है, क्वेश्चन कैसे लिखी है? जी सर। जी। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में डायगोनल एलिमेंट को लेफ्ट साइड पर रखना है और बाकी सब चीजें राइट साइड पर ले जानी है। तो x2 आपका लेफ्ट साइड पर आ जाएगा और बाकी सारी चीजें राइट साइड पे चली जाएंगी। क्लियर? अब तीसरी इक्वेशन में आप x3 डायगोनल एलिमेंट लेफ्ट साइड पर रखेंगे, बाकी सब चीजें राइट साइड पर ले जाएंगे इस तरीके से। क्लियर है बात? अब ये x1, x2, x3 फाइंड करने के लिए आपके पास तीन इक्वेशंस बन गई है। क्लियर? जी सर। अब ये x1, x2, x3 कैसे फाइंड करने हैं, इसके लिए आगे देखें। आपकी जो पहली इक्वेशन थी अभी, ये जो पहली इक्वेशन है ये वाली, इसको मैं थोड़ा सा रीराइट किया है इस तरीके से कि x1 के पावर में मैंने n+1 लिख दिया। ठीक है? सबस्क्रिप्ट में क्योंकि पहले से 1 है इसलिए मैंने उसमें को सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा बल्कि सुपरस्क्रिप्ट में n+1 लिख दिया। अगर यहाँ पर x1 ना होता तो मैं नीचे n+1 लिखता। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ x की पावर में n लिख दिया, यहाँ x की पावर में n लिख दिया। राइट साइड पर जितने भी x हैं उनकी पावर में मैं n लिखूंगा, लेफ्ट साइड पे जितने भी x हैं उनकी पावर में मैं n+1 लिख दूंगा, जैसा कि हमने फिक्स्ड पॉइंट मेथड में किया था, जैसा कि हमने न्यूटन राफसन मेथड में किया था। लेफ्ट साइड पर जो x था उस पर n+1 लिख दिया था, जो राइट साइड पर x था xn लिख दिया था। इसी तरीके से यहाँ पर करना है। ठीक है? लेफ्ट साइड पर जो x है वहां पर n+1 लिखना है, राइट साइड पर जो x है वहां पर n लिख देना है, इस तरीके से। क्लियर है बात? यस सर। तो ये एक आइटरेटिव स्कीम बन गई है। ठीक है? ये जो n है यहाँ पर 0, 1, 2, 3 वगैरह हम देंगे और अब इसको कैसे यूज करना है इसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है? ये आपके पास एक एग्जांपल है, ये वही एग्जांपल है जिसको हमने पीछे जैकोबी मेथड से भी सॉल्व किया है, आपको याद होगा। क्लियर? ठीक है? देखिए पहले इक्वेशन में डायगोनल एलिमेंट क्या है? 3। बाकी दो एलिमेंट क्या हैं? नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए आपने देखना है। ठीक है? 1 और 1, 1 और 1 का सम क्या है? 3 बड़ा है 2 से। ठीक है? पहली इक्वेशन तो ठीक है। दूसरी इक्वेशन में डायगोनल एलिमेंट क्या है? सर 8 है। 8 है। बाकी दो एलिमेंट्स क्या हैं? 2 और 1। इनका सम क्या होगा? 3 बन जाएगा सर। 8 बड़ा है 3 से। ठीक है? तीसरी इक्वेशन क्या जी है? सर। सर इसमें 2 है 9 है सर इसमें। 9। बाकी दो एलिमेंट्स क्या हैं? 1 और 2। इनका सम क्या है? सर 3 बन जाएगा। 3। तो 9 बड़ा है 3 से। तो ये जो गिवन सिस्टम है ये पहले से ही डायगोनली डोमिनेंट है। क्लियर? जी सर। अब जैकोबी मेथड में क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में x को लेफ्ट साइड पर रखते हैं, बाकी सब कुछ राइट साइड पर ले जाते हैं। क्लियर? जैसा जी कि सर। मैंने यहाँ पर किया। और लेफ्ट साइड पर जो x होगा उधर n+1 लिख देंगे, जो राइट साइड पर x y वगैरह है उधर n लिख देंगे। ठीक है? क्लियर? यस सर।
दूसरी इक्वेशन में इस तरीके से करेंगे, ठीक है। हेलो। जी सर, क्लियर है। तीसरी इक्वेशन इस तरीके से होगी, ठीक है। जी सर। जी शाबाश। ये जो n है, ये n की वेरिएशन जो है वो 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है। क्लियर? पीछे मैंने बताया था आपको। अब ये जो पहली इक्वेशन है उसको देखें ज़रा। अगर मैं यहाँ n की जगह पर 0 ले लूँ तो लेफ्ट साइड पर क्या आएगा? x1 राइट साइड पर y0 और z भी 0। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, y0 z0 आएगा, ठीक है। अगर आपके पास y0 और z0 हो तो आप x1 फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं? हेलो। जी सर। इसी तरीके से अगर दूसरी इक्वेशन में n की जगह पर 0 ले लें तो लेफ्ट साइड पे y1, राइट साइड पर x1 z1 आ जाएगा, सॉरी x0 z0 आ जाएगा। क्लियर? अगर आपके जी पास सर। x0 z0 हो तो आप y1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन में अगर n की जगह पर 0 ले लें तो z1 आएगा और राइट साइड पर x0 y0 आएगा, और आपके पास x0 y0 हो तो आपको z1 मिल जाएगा, ठीक है। जी सर। जी। अच्छा, ये है इनिशियल गैस x0 y0 z0। आपको एज्यूम करना होगा, ठीक है, जैसा कि आप बाइसेक्शन मेथड में लेते थे ए और बी अपने पास से, सेकंड मेथड में, रेगुलर फार्सी मेथड में, न्यूटन रैप्सन मेथड में आप इनिशियल गैस एज्यूम करते थे। इसी तरीके से यहाँ पर आपको इनिशियल गैस एज्यूम करना होगा। आमतौर पे इनिशियल गैस 0 0 0 ले लिया जाता है, मतलब x0 भी 0, y0 भी 0 और z0 भी 0, या 1 1 1 भी ले लेते हैं, या 1 2 3 भी ले लेते हैं। क्लियर? यस सर। या ये इस मेरा कर्सर नजर आ रहा है? मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है? ये जिन पर मैं कर्सर शो कर रहा हूँ इनको 0 कर दें तो पहली इक्वेशन में x किसके इक्वल आएगा? 3/3। दूसरी इक्वेशन में y किसके इक्वल आएगा? 5/8। तीसरी में क्या आएगा? तीसरी में क्या आएगा? 8/9। 8/9। ठीक है। तो ये जो नंबर बनेंगे ये आपके इनिशियल गैस हो सकता है, ठीक है। बस ख्याल आपने ये रखना है कि जो आपका इनिशियल गैस हो वो सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन को आप अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वही तो आपने फाइंड करना है, ठीक है। जी सर। क्लियर? तो मैं आमतौर पे जो इनिशियल गैस लेता हूँ वो 0 0 0 लेता हूँ, सिर्फ उस सूरत में नहीं लेता जब 0 सोल्यूशन हो। क्लियर? तो ये मैंने इनिशियल गैस ले लिया 0 0 0। ये जो पहला 0 है ये x0 है, दूसरा 0 जो है वो y0 है, तीसरा 0 जो है वो क्या है? z0 है। शाबाश। अब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में पहले हमने n की जगह पर 0 पुट किया तो ये इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? जी सर।
फिर हमने दूसरी क्वेश्चन में लिया और फिर ये तीसरी क्वेश्चन में ले लिया। क्लियर? जी सर। अब पहली क्वेश्चन में y नॉट पुट करेंगे, z नॉट पुट करेंगे, तो आपको x1 मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है। जी सर, क्लियर है। इसी तरीके से y1 मिल जाएगा और z1 मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। जी सर। जब ये आपको x1 y1 z1 मिल जाएंगे तो आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ठीक है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आप n1 ले लेंगे। n1 जब लिया तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी, यही बनेगी ना? जी सर। फिर आपको y2 मिल जाएगा, z2 मिल जाएगा। अब x2 फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? वो ऊपर आपने फाइंड किए हुए हैं, वहां से निकाल कर आप इसमें पुट कर देंगे। क्लियर? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आपको मिल गए थे ना? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आपको x1 y1 z1 मिल चुके हैं, तो वो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में यूज होंगे x2 y2 z2 फाइंड करने के लिए। क्लियर? ठीक है। जी सर। इसी तरीके से थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए आपने n2 पुट किया तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब x3 y3 z3 फाइंड करने के लिए आपको x2 y2 z2 चाहिए, वो आपने पीछे फाइंड किए हुए हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन में। क्लियर? यस सर। तो वो फाइंड यूज करते हुए आप ये x3 y3 z3 फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे, और जब तक आपका सॉल्यूशन रिपीट नहीं हो जाता, मतलब थर्ड अप्रोक्सीमेशन में जो रिजल्ट्स आए हैं वही फोर्थ में नहीं आ जाते, ठीक है, तब तक आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे प्रोसीजर को। ठीक है। रिपीट आने का मतलब ये नहीं है कि ये सारे 1 1 1 आ जाए या 2 2 आ जाए। ठीक है। रिपीट होने का मतलब है कि आपके जो ऊपर एक्स वाई जी आए हैं वही नीचे वाली आइटरेशन में दोबारा आ जाएं। ठीक है। जी सर। फिर आप उसको प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर 2 डेसिमल तक आपको आंसर करेक्ट चाहिए था, तो वो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में मिल जाता है। मैंने यहाँ पर भी स्लाइड्स में हमको ऐड नहीं किया इनकी कैलकुलेशंस को, लेकिन फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में ये आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है। 1.00, और आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन भी यही है। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। हेलो। ठीक है जी। 0 0 ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। सभी में ले सकते हैं। मैंने आपको 2 3 चीज़ें बताई हैं इनिशियल गैस के लिए, आप उनमें से कोई भी ले सकती हैं। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि जो आपका इनिशियल गैस हो वो सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था आप इनिशियल गैस 1 1 1 भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए 1 1 1 इसका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन को एज्यूम नहीं कर सकते। जो चीज़ फाइंड करनी है वही आप एज्यूम कर लें, तो फिर आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है। और कोई बात? जी। ठीक है।
चलें ठीक है, कल फिर हम इंशाल्लाह आगे अगला मेथड करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करें। लेक्चर स्लाइड्स किसी ने रिकॉर्ड की हैं? नहीं? तो मैं BS 7th वालों को भी यही लेक्चर है उनका, तो उनसे कह दूंगा कि वो आपको आप उनसे ले लें, ठीक है? जी सर। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद।